मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय मूड सर में। विद्यार्थियों, पीछे हमने लेसन 14 किया, क्योंकि 15 नंबर जो लेसन है वो अपने कोर्स में नहीं है, किंतु उसका भी मैंने एक पार्ट है वो उसी के साथ ऐड किया। 14 नंबर लेसन के साथ ही ऐड कर दिया है। जो मेजर चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी थी, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चाएं की। आज हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का मापन कैसे करें। राष्ट्रीय आय का मापन। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय के मापन के लिए हम मूल रूप से 3 प्रकार की विधियों का यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की विधि जो कि हमारे द्वारा यूज की जाती है उसके द्वारा जो भी राष्ट्रीय आय का मान आएगा वो तीनों ही स्थितियों या सभी जितनी भी विधियां हम काम में लेंगे उन सभी विधियों द्वारा प्राप्त नेशनल इनकम के मान के आपस में बराबर ही होता है। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय के मापन के लिए हम मूल रूप से 3 विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली है उत्पाद विधि या इसको मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। दूसरी व्यय विधि और तीसरी है विद्यार्थियों आय विधि। विद्यार्थियों, तीनों ही विधियां हैं वो 3 प्रकार से काम करती हैं। 3 प्रकार से हम मेजरमेंट नेशनल इनकम का कर सकते हैं। जैसे शास्त्रीय दृष्टि से हम तीनों की बात करें तो उत्पाद विधि कहती है कि उत्पादन जो किया जाता है उसके आधार पे जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करें तो वो उत्पाद विधि के तहत आएगी। देश में किए गए कुल व्यय को यदि हम ऐड करते हैं तो उसके द्वारा जब हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं तो वो कुल व्यय विधि कहलाएगी। और देश की टोटल इनकम के आधार पर यदि हम नेशनल इनकम की गणना करेंगे तो वो आपकी आय विधि कहलाएगी। विद्यार्थियों, ये तीनों ही विधियां हैं वो किसी भी देश में अप्लाई की जा सकती हैं, लेकिन वो उस देश की परिस्थिति पर निर्भर करती है कि उस देश के अंदर वास्तविक जो डाटा है वो उत्पाद विधि से प्राप्त हो रहे हैं या व्यय विधि के वास्तविक डाटा प्राप्त हो रहे हैं या आय विधि के डाटा प्राप्त हो रहे हैं। जैसे भी डाटा उस देश के अंदर पाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी देश के अंदर व्यय के डाटा स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह देश व्यय विधि का प्रयोग करेगा। किसी देश में उत्पादन के डाटा हैं वो एग्जैक्टली प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पाद विधि का वो प्रयोग कर सकता है। किसी देश में आय के जो डाटा हैं वो यदि एग्जैक्ट हैं तो ऐसी स्थिति में वो आय विधि का प्रयोग कर सकता है। किंतु यदि किसी भी प्रकार से चाहे वो किसी भी विधि से प्राप्त करे, चाहे उत्पाद विधि से नेशनल इनकम प्राप्त की जाए वो बराबर होती है हमेशा ही व्यय विधि से प्राप्त की गई नेशनल इनकम के, और ये बराबर होती है आय विधि से प्राप्त की गई नेशनल। कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार से एक देश के अंदर नेशनल इनकम प्राप्त की जाए, चाहे वो उत्पाद विधि से की जाए, चाहे व्यय विधि से की जाए और चाहे आय विधि से की जाए, तीनों ही स्थितियों में प्राप्त नेशनल इनकम है वो इक्वल प्राप्त होगी। उसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, हम अब चर्चा करते हैं इन तीनों ही विधियों की विस्तृत व्याख्या की, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्पाद विधि क्या है। विद्यार्थियों, पीछे के जो लेसन हमने किए उनमें ये स्पष्ट भी किया जा चुका है कि उत्पाद विधि का मतलब उत्पादन से है। जैसा कि हमने नेशनल इनकम की परिभाषा में लिया कि किसी देश के भौगोलिक सीमाओं के भीतर देश के संसाधनों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य का जो योग होता है उस योग को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। जो राष्ट्रीय आय हम उत्पादन के आधार पर ज्ञात करते हैं उसी को हम उत्पाद विधि कहेंगे।
अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उत्पाद जो विधि है इसके अंदर कौन सी मदों को हम काउंट करते हैं, कौन सी मदों को किस वे के अंदर यूज करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान रखने की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यहाँ पर जब हम इसको उत्पाद विधि के रूप में यूज करते हैं तो अंतिम उत्पाद का मूल्य ही अपने को लेना होता है। जो अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद को आप यूं समझ सकते हैं कि वह उत्पाद जो उपभोक्ता द्वारा यूज किया जाता है या उपभोक्ता द्वारा खरीदा जाता है या उपभोग के नजरिए से खरीदा जाता है या उपभोग के लिए खरीदा जाता है, उसी को हम उत्पाद विधि के तहत राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयोग में लेंगे। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पहलू है कि अंतिम वस्तुओं की हम जब बात कर रहे हैं, अंतिम मदों की हम बात कर रहे हैं, तो मध्यवर्ती वस्तुएं भी तो यहाँ पर होती है। तो विद्यार्थियों इन मध्यवर्ती वस्तुओं को हम यहाँ पर किसी भी रूप में काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुएं नहीं है। अब प्रश्न ये हो सकता है कि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो किसी रूप में मध्यवर्ती भी होती है और किसी रूप में वो अंतिम भी होती है, तो उसके हमें उसी पार्ट को ऐड करना है जो पार्ट अंतिम वस्तु के रूप में प्रयोग में लिया जाए। यदि किसी वस्तु विशेष का कोई ऐसा पार्ट जो कि मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम एग्जाम्पल द्वारा भी स्पष्ट करेंगे, उसको किसी भी रूप में उत्पाद विधि के तहत हम राष्ट्रीय आय की गणना के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो अंतिम वस्तु और अंतिम जो सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उस मौद्रिक मूल्य के आधार पर जब हम गणना करते हैं तो वो विधि आपकी उत्पाद विधि कहलाती है, जिसके अंदर मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनको शामिल हम नहीं करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि बहुत सारी वस्तुएं हैं वो मध्यवर्ती वस्तुएं भी होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुओं को पहचान पाना अपने लिए संभव भी नहीं होता। कई सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उस स्तर पर जहां पे वो बनी है उस स्तर पे वो अंतिम वस्तु के रूप में भी इस्तेमाल कर ली जाती हैं और कुछ वस्तु है वो मध्यवर्ती वस्तु के रूप में भी इस्तेमाल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसकी गणना कर पाना अपने लिए संभव नहीं होता है और ऐसी स्थिति में वो वस्तु दोबारा उसमें काउंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमने गेहूं को अंतिम वस्तु लिया, किंतु गेहूं है वो एक स्तर पर मध्यवर्ती वस्तु में काउंट हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमने 100 केजी गेहूं यूज किया, तो हम 100 केजी गेहूं की यदि हम बात कर रहे हैं तो 100 केजी जो गेहूं है वो अंतिम है, इसकी कोई गारंटी अपने पास नहीं है, क्योंकि अब अपने को ये देखना होगा कि इस गेहूं में से गेहूं के रूप में कितना प्रयोग में लिया गया और मध्यवर्ती वस्तु के रूप में गेहूं कितना यूज हुआ। तो देखें कि गेहूं का जो आटा था वो 50 किलो गेहूं का तो आटा बना। अब अपने पास दो ही चीजें हो गई, एक गेहूं है अपने पास 100 केजी और आटा है अपने पास 50 केजी। तो अब हो सकता है कि गेहूं का गेहूं के रूप में कितना इस्तेमाल हुआ और आटे का आटे के रूप में कितना इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये भी तो मध्यवर्ती वस्तु हो सकती। तो ऐसी स्थिति में इस दोहरी गणना, क्योंकि यदि हम अंतिम उत्पाद की गणना की बात करते हैं तो उसमें हमें ये पहचान पाना एक संभव नहीं होता कि कौन सी वस्तु किस मात्रा के अंदर प्रयोग में ली गई है। और जब हम इसको पूर्ण रूप से पहचान पाने में सक्षम नहीं होते तो ऐसी स्थिति में इसकी दोहरी गणना की समस्या अपने सामने आ जाती है, अर्थात कोई वस्तु यहां पर भी काउंट हो गई है और वही वस्तु इसके अंदर भी काउंट हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये इसका मूल्य 10 रुपए केजी के हिसाब से अपन काउंट करें तो 1000 रुपए का गेहूं था, आटा बन गया वही चीज थी 15 रुपए केजी हो गई, तो गुना 15 तो 750 रुपए का अपना आटा हो गया। ऐसे करके यदि हम इसका योग करें तो अपना योग तो आता है 1750 रुपए, अर्थात अपने हिसाब से अंतिम वस्तु हो गई 1750। किंतु विद्यार्थियों यहां पर ये 1750 जो है ये अंतिम वस्तु नहीं है। अंतिम वस्तु क्यों नहीं है या अंतिम वस्तु का मूल्य क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आटा बना 50 किलो का वो 50 किलो गेहूं का ही बना है।
तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि हमें अंतिम वस्तु की गणना करनी है तो ऐसी स्थिति में ये जो वस्तु बनी है इस वस्तु को इस वस्तु में से अपने को कम करना है और ये ज्ञात करना है कि वो अंतिम वस्तु के रूप में किस मात्रा में बनी। ऐसे यदि हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, आटे से मान लीजिए कि ब्रेड बन गई और ब्रेड 25 केजी आटे की बनी, 25 केजी ब्रेड बना दी गई, लेकिन ब्रेड का मूल्य था वो 20 रुपए केजी हो गया, ये हमने मान लिया। तो 25 गुणा 20 तो 500 रुपए की ब्रेड। ऐसे यदि हम इसको अब जोड़ें तो ये अपना हो गया 2250 रुपए। किंतु यहाँ पे जो ब्रेड बनी है ये ब्रेड भी गेहूं से ही बनी, आटा है वो भी गेहूं से बना है। अब यहाँ पे यदि अंतिम वस्तु के रूप में ही हम चर्चा करें कि गेहूं से आटा बना, आटे से ब्रेड बनी, तो हम ब्रेड का ही मूल्य जोड़ेंगे क्योंकि ये अंतिम वस्तु बनी है। किंतु यदि हम ब्रेड का ही मूल्य जोड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में कुछ मात्रा में आटा आटे के रूप में इस्तेमाल हुआ, कुछ गेहूं गेहूं के रूप में इस्तेमाल हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम उसका पूरा मूल्य नहीं जोड़ पाएंगे। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें ये जानकारी रखनी है कि केवल और केवल हम अंतिम वस्तु का मूल्य ही जोड़ेंगे। अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ने के लिए विद्यार्थियों हमें करना क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। यहां पे देखिए कि जो अंतिम वस्तु उस उत्पाद से बनी है उसको तो पूरा दे देंगे अपन, 25 गुणा 20 हो गया। अब आटा आटे के रूप में कितना इस्तेमाल हुआ, तो अंतिम जो ब्रेड के रूप में इस्तेमाल हुआ उसको उसमें से अपने को कम कर देना है। तो आटे का अपने को अनुमान आ जाएगा कि 25 किलो था वो आटे के रूप में इस्तेमाल हुआ, आटे का मूल्य था 15 रुपए किलो, वो हमने ऐड कर दिया। गेहूं गेहूं के रूप में कितना इस्तेमाल हुआ, तो गेहूं के आगे की स्टेप को इसमें से घटा देंगे अपन, तो गेहूं गेहूं के रूप में था वो 50 किलो ही यूज हुआ, इसका मूल्य। तो विद्यार्थी जब हमें अंतिम वस्तु के रूप में जब उत्पाद की गणना करनी है नेशनल इनकम की, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि वस्तु मध्यवर्ती जो है उस मध्यवर्ती वस्तु को इसमें काउंट नहीं किया जाए, केवल और केवल उस वस्तु का मूल्य ही काउंट किया जाए जो उसके अंदर अंतिम वस्तु के रूप में इस्तेमाल की गई। जैसा कि यहाँ गेहूं था वो 50 किलो गेहूं के रूप में इस्तेमाल हो गया, 25 किलो जो टोटल 50 किलो आटा था उसमें से 25 किलो आटा ही आटे के रूप में इस्तेमाल हुआ, और चूंकि ब्रेड थी वो 25 किलो आटे की बन गई। यदि इनका योग करें तो गेहूं का टोटल योग आ गया है अपने पास कितना 100 केजी, और 100 केजी ही गेहूं का उत्पादन हुआ। यहां पर हमने केवल अंतिम वस्तु का इस्तेमाल किया, गेहूं के रूप में 50 किलो ही गेहूं इस्तेमाल हुआ, तो 500 रुपए का गेहूं अपन ने इस्तेमाल किया। यहां पे 25 किलो था वो आटे के रूप में इस्तेमाल हुआ, तो आटे से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ₹375 का अपन ने आटा इस्तेमाल किया, और ब्रेड थी वो हमने 500 रुपए की बिक्री की। अंतिम वस्तु के रूप में हम बात कर रहे हैं कि ब्रेड है वो अंतिम रूप से 500 रुपए की बिकी है, आटा केवल 25 किलो ही बिका है, बिक्री हुआ है या लोगों ने यूज किया है वो 15 के हिसाब से 375 रुपए का ही हुआ है, और 50 केजी गेहूं का इस्तेमाल किया गया जिसका मूल्य था गेहूं के रूप में उसका 10। तो इस तरीके से अपन विद्यार्थी इसको जोड़ेंगे तो अपनी नेशनल इनकम कितनी आएगी 1375 रुपए आएगी। अब 1375 रुपए जो इनकम आ रही है ये आपकी एग्जैक्ट नेशनल इनकम कहलाएगी। अब यदि हम दोहरी गणना की समस्या से बचना चाहते हैं उत्पाद विधि के तहत, तो अपने को काम क्या करना होगा कि अंतिम उत्पाद का अनुमान अपने को लगाना होगा या अंतिम उत्पाद की गणना हमें करनी होगी। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम दोहरी गणना की समस्या से ग्रसित हो जाएं, जैसा कि अपन यदि इस एग्जांपल में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2250 आ रहा है, 2250 का मतलब हुआ कि 900 मूल्य एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो गया है। अब इस 900 जो मूल्य ऐड हुआ है इस मूल्य को अपने को इसमें से कम करके दिखाना होगा, क्योंकि यदि इसको कम करके नहीं दिखाएंगे तो ये राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की समस्या पैदा कर देगी, जिससे अपना जो वास्तविक जो मान है वो अपना गलत हो जाएगा। अब विद्यार्थी यहां पर एक बड़ी समस्या आ जाती है गणना करने वाले के सामने कि किस वस्तु को अंतिम माना जाए और किस मात्रा में है। तो
तो उसकी गणना करना इतना आसान कार्य नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पे कर दिया, हमने तो केवल एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में हमने इसको समझ भी लिया और उसको एक्सप्लेन भी करने का प्रयास कर दिया, लेकिन वास्तविक जीवन में ये पता नहीं होता कि कौन सी वस्तु किस मात्रा में कहां पर कितनी यूज की जा रही है, उसका सही अनुमान अपन नहीं लगा सकते। तो इससे बचने के लिए उत्पाद विधि की जो समानार्थी दूसरी एक्टिविटी हम यूज करते हैं, मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड जो विधि है उसका हम इस्तेमाल करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। यह विधि ये कहती है कि जो प्रारंभिक वस्तु है उसका मूल्य हम ऐड करते हैं और कुल मूल्य ही अपने को ऐड करना है, किंतु इसके बाद जैसे ही ये वस्तु दूसरी वस्तु में कन्वर्ट होती है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का मूल्य ऐड न करके उस वस्तु में हुई वृद्धि को ही ऐड करना है। इस चीज को एक्सप्लेन अपन करें तो इसी एग्जाम्पल को अपन इस्तेमाल करते हैं कि प्रथम कंडीशन में गेहूं इस्तेमाल किया गया, गेहूं टोटल था 100 केजी और इसका कुल मूल्य था 10 रुपए किलो, अर्थात 1000 रुपए मूल्य का अपन ने क्या किया, गेहूं को इस्तेमाल किया। अब विद्यार्थियों यहां पे गेहूं को इस्तेमाल करने के बाद मूल्य में जो वृद्धि हुई है केवल हम उस वृद्धि को ही इसके साथ ऐड कर रहे हैं। गेहूं से हमने बनाया आटा बना 50 किलो का, तो 50 किलो हमने पूरा ही यूज कर दिया। कि उत्पादन कितना हुआ ये यहां पे पता होता है, ये आसान भी है कि उत्पादन कितना हुआ। अब उत्पादन हुआ तो यहां गेहूं से आटे का जो मूल्य था उसमें कितना बदलाव हुआ, तो हमने देखा यहां पे गेहूं से आटे का मूल्य था वो 5 रुपए की वृद्धि के साथ, क्योंकि आटे का मूल्य था वो 15 रुपए, 15 रुपए जो मूल्य था हमने उस 15 रुपए मूल्य को, क्योंकि 15 रुपए मूल्य को इसलिए हमने यहाँ पे यूज नहीं किया क्योंकि इसका 10 रुपए मूल्य तो यहाँ पे पहले से ही ऐड है गेहूं के रूप में। अब आटे में जब कन्वर्ट हुई नई वस्तु जो बनी है, तो नई वस्तु बनने के कारण उसके मूल्य में केवल 5 रुपए का बदलाव हुआ, तो 5 रुपए हमने ऐड किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 250 रुपए। इसी प्रकार आटे से फिर नई एक वस्तु बन रही है जिसको हमने कहा ब्रेड का निर्माण हुआ। अब ब्रेड का टोटल निर्माण कितना हुआ, 25 केजी। अब ब्रेड बनी किससे है, आटे से, तो आटे से ब्रेड के मूल्य में कितने वृद्धि हुई है, वो वृद्धि है मात्र 5 रुपए के बराबर, क्योंकि 15 रुपए आटे का मूल्य था, ब्रेड का मूल्य कितना हुआ 20 को 25 को इसमें अपन ने मल्टीप्लाई किया 5 से तो 125। अब जब हम इसको जोड़ेंगे विद्यार्थियों तो अपना मूल्य कितना आएगा 1375। यहां पर भी 1375 आ रहा है, यहां पर भी 1375 आ रहा है, अर्थात दोनों ही तरीके से आप राशि आय की गणना कर सकते हो। गणना के अंदर दोनों का ही मूल्य बराबर आएगा, किंतु मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग हम इसलिए करेंगे कि हमें मध्यवर्ती वस्तुओं का अनुमान लगाने की यहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पे अपने को यही देखना है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब बनती है तो ऐसी स्थिति में पुरानी वस्तुओं से नई वस्तु बनने के दौरान उसके मूल्य में जितनी वृद्धि हुई है हमें उस स्तर पर उतनी ही वृद्धि यूज करनी है, उससे मल्टीप्लाई करके हमें उसकी वैल्यू एडेड को ज्ञात कर लेना है, मूल्य वृद्धिता को अपने को ज्ञात कर लेना है और उन सब की मूल्य वृद्धिता और उसके मूल्य को जोड़कर हमें नेशनल इनकम की गणना करेंगे, जिससे कि हमारे सामने दोहरी गणना की समस्या है उससे हम आसानी से बच सकेंगे। किंतु यदि हमने पूर्व के एग्जाम्पल के आधार पर यदि वस्तुओं के अंदर मध्यवर्ती वस्तुओं का अनुमान नहीं लगाया तो ऐसी स्थिति में अपने सामने दोहरी गणना की समस्या आ सकती है। विद्यार्थी यहाँ पे हमने इसको स्टेप टू स्टेप बातें की कि जो उत्पाद विधि है वो उत्पाद विधि क्या है, तो इसमें हमने जाना कि उत्पाद विधि अंतिम वस्तु जो बन रही है उसके मूल्य का योग करने पे हमें उत्पाद विधि के आधार पर नेशनल इनकम की
का मान है वो प्राप्त होता है। इसके अंदर एक बड़ी समस्या अपने सामने पाई जाती है, जो उसको हमने दोहरी गणना की समस्या कहा है, कि कोई उत्पाद इस स्थिति में ना हो कि वो 2 बार काउंट हो जाए। तो उससे बचने के लिए हमने मूल्यवर्धिता विधि का इस्तेमाल किया और मूल्यवर्धिता विधि के आधार पे हमने इसकी गणना की, जिसको हमने 3 प्रकार से अपने इस एग्जाम्पल को यूज किया है। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया कि यदि हम अंतिम वस्तु के रूप में इस तरीके से यदि गणना करते हैं तो अपनी नेशनल इनकम का जो मान है वो कितना आएगा, 2250 रुपए आता है, 2250 रुपए आता है। किंतु ये मान गलत है, क्योंकि यहाँ पर कई वस्तु, एक ही वस्तु है वो कई बार काउंट हो गई है। जैसे गेहूं यहाँ पर है, वो यहाँ पर भी काउंट हो गया, और गेहूं का मूल्य यहाँ पर भी काउंट हो गया है, यानी कि 2 बार काउंट हो गया। फिर गेहूं का मूल्य यहाँ पर भी काउंट हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक गेहूं का ही मूल्य 3 बार काउंट हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें केवल अंतिम वस्तु का अनुमान लगाना है कि अंतिम रूप से वह वस्तु कितनी मात्रा में यूज हुई। जैसे ब्रेड है वो 25 किलो ही ब्रेड के रूप में इस्तेमाल हुई, हमने ये यूज कर लिया। आटा था वो 50 किलो बना, किंतु आटे के रूप में आटा इस्तेमाल कितना हुआ, 25 केजी ही हुआ है। और इसी प्रकार गेहूं है वो गेहूं के रूप में अंतिम वस्तु के रूप में इस्तेमाल कितना हुआ, 50 केजी हुआ है। तो इस तरीके से अंतिम वस्तु का हम अनुमान लगा के जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो इसको हम उत्पाद विधि कह देते हैं। और जब जो वस्तु बनी है उस वस्तु के मूल्य वृद्धिता को यूज करते हैं कि मूल्य में हुई वृद्धि से उसको मल्टीप्लाई करके जब ज्ञात कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मूल्य वर्धिता विधि के आधार पर नेशनल इनकम की गणना की जाती है। दोनों ही प्रकार से, चाहे मूल्य उत्पाद विधि से आप गणना करें यानी अंतिम उत्पाद के आधार पर गणना करें, चाहे मूल्य वर्धिता के आधार पर गणना करें, आपको नेशनल इनकम का मान है वो एक समान ही प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता आपको देखने को विद्यार्थियों नहीं मिलेगी। जबकि दोहरी गणना यदि हो जाएगी तो ऐसी स्थिति के अंदर इनके मान है वो आपको भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, आज के पार्ट में इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय के 2 प्रकार की विधियां और हैं, एक आय विधि और एक व्यय विधि। उन विधियों की भी हम चर्चा करेंगे और उनके अंदर भी क्या समस्याएं अपने सामने आती हैं, किन समस्याओं को अपने को ध्यान में रखना है और उनकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। कोविड का ध्यान रखें, सैनिटाइजर यूज करते रहें, बीच में सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम कह सकते हैं, उसको बनाए रखें और मास्क हमेशा पहने रखें। धन्यवाद।